हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी जेआरडी चैनल पर स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का है, और उसमें आपका जो इंडियन पॉलिटिक्स जो दे रखा उसी को हम यहाँ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में दे रखा है। और सेकंड वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे, जो हमने पढ़ा था नेशन बिल्डिंग को लेकर कुछ चैलेंजेस थे। अब उस चैलेंजेस को हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमने चर्चा किया था, क्या 3 चैलेंजेस बताई थी। क्या क्या बताई थी? एक तो देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, सेकंड में हमने बोला डेमोक्रेसी को बनाए रखना, और थर्ड नंबर हमने क्या बात की थी कि हमें क्या करना है, गरीबी को हटाना है और डेवलपमेंट पर फोकस करना है। तो ये हमारे स्टार्टिंग में क्या थे, 3 मेन प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को हमने कैसे समाधान वगैरह किया। तो अब यहाँ देखना कि विभाजन हो गया। अब विभाजन होने के बाद में क्या किया, कैसे उनका विस्थापित होते हैं और फिर उनका पुनर्वास कैसे किया जाता है, इसको लेकर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। 3 प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, उसका कोई समाधान कैसे निकाला जाए, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या इंडिया की तरफ से हो। तो हमारे नेशन के सामने, राष्ट्र के सामने क्या आ गई, प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम एक व्यक्ति से सॉल्व नहीं होगी, उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। अब प्रयास में हमने क्या किया, विभाजन। अब विभाजन तो हो गया, ये तो हमें भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो गया। अब विभाजन होने के बाद में जो हमारी 12th क्लास की बुक है उसमें क्या दे रखा है, इधर ध्यान दो, विस्थापन एंड पुनर्वास। मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन में क्या किया, 14 और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत को आज़ादी मिल गई। लेकिन विभाजन के साथ में पाकिस्तान का जन्म भी हो गया। जो आज़ादी तो मिली, पहले हमने फर्स्ट वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया है। जिसने नहीं देखा है दोबारा जाकर देख लीजिए, एकदम सीक्वेंस वाइज मैं बता रहा हूँ यहाँ, और आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो ये तो काम हो गया। अब ये काम किसने किया था, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, ये तो थी मुस्लिम लीग पार्टी। अब ये मुस्लिम लीग पार्टी कब बनी, आपको इतना नॉलेज होगा, ये बनी थी 1906 में, जो ढाका में बनाई गई थी। मुस्लिम जो लोग थे उनको लेकर, उनके हितों को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन्होंने कुछ प्रस्ताव वगैरह रखे थे। उनको समाधान के लिए उन्होंने क्या बनाई, मुस्लिम लीग पार्टी बनाई। सर आगा खां वगैरह, इसमें बहुत सारे लोग थे। हिस्ट्री थोड़ा पढ़ा होगा तो उसमें ज़रूर आपको याद होगा। अब ये मुस्लिम लीग स्टार्टिंग में तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाई स्टेप आगे चलते गए तो हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट हम पढ़ते हैं उधर, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग धीरे धीरे क्या हो गई, एक नई और बड़ी पार्टी बनने लग गई। और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना है, वो भी इसका क्या बन गया, मेंबर बन गया। और फिर उसके बाद 1930 के बाद ये बहुत ही एक्टिव होने लग गई, और 40 तक तो उन्होंने डायरेक्ट बोली कि हमें चाहिए क्या, ड्वेल नेशन, 2 राष्ट्र चाहिए हमें। कौन से 2 राष्ट्र, एक तो हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान जो मुस्लिम लोगों के लिए बनेगा। तो ड्वेल नेशन की ये बात करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान को लेकर ये क्या करती है, प्रत्यक्ष मांग करने लगती है, हमें पाकिस्तान चाहिए मुस्लिम लोगों के लिए। और हम लोग नाम से मुस्लिम है, केवल मुस्लिमों को हिमायती कौन करेगा, मुस्लिम लीग करेगी। ये बात कौन कर रही है, मुस्लिम लीग कर रही है। और ये क्या करती है, 2 नेशन थ्योरी देती है। हमें क्या चाहिए, 2 राष्ट्र चाहिए। एक तो हिंदुस्तान जो हिंदू लोगों के लिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और सेकंड जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम रिलीजन के लिए हमारी जो पार्टी है मुस्लिम लीग, वही क्या करेगी, इसकी डिमांड कर रही है, मांग कर रही है कि हमें मुसलमानों के लिए अलग से क्या चाहिए, राष्ट्र चाहिए, देश चाहिए, कंट्री चाहिए। तो ये 2 नेशन थ्योरी किसकी है, याद रखना, ये मुस्लिम लीग की है। लेकिन कांग्रेस इस जो 2 नेशन पॉलिसी को क्या करती है, एक्सेप्ट नहीं करती, कभी भी स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं करती। लास्ट में जब मजबूरी होती है तब भी अलग बात है, बट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे वो बोलते थे कि हम लोग सभी रिलीजन को, कास्ट को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। और हमें क्या चाहिए, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है देश को आज़ाद करना, कंट्री को इंडिपेंडेंस करना, स्वतंत्र बनाना। तो ये तो इसकी बात होगी। अब भारत में 2 कौम कौन नहीं, एक तो हिंदू है और एक मुसलमान है। अब हिंदू कम्युनिटी है तो उनके लिए बोल रही है हिंदुस्तान, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किसकी बात कर रही है, मुसलमानों के लिए अलग से कंट्री की बात करी, जिसका नाम रखा उन्होंने 1940 में बोला पाकिस्तान नाम से कंट्री चाहिए हमें। ये कौन बोल रही, मुस्लिम लीग। अब ये पूरा सिनेरियो चलता है। उस समय हम लोग, प्रॉब्लम क्या थी, हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे। अब गुलाम होने की वजह से ऐसा हो गया, तो हमारे सामने मजबूरी थी इनको कैसे दबाया जाए। दबा नहीं सकते, पहले हमारी डिमांड ये थी कि हमें आज़ादी मिले। लेकिन ये अंदर ही अंदर एक सिस्टम पूरा ब्रिटिश ने तैयार कर दिया। पहले बंगाल का विभाजन किया, बाद में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना करवा दी, फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने अपनाई, ब्रिटिश ने। और इसी का परिणाम क्या मिला, आज भारत और पाकिस्तान नाम से 2 कंट्री अलग रहा।
और ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है। तो ये सब प्रोसेस किसने स्टार्ट की थी? इस प्रॉब्लम की जड़ थे लॉर्ड कर्जन। तो हमारे ऊपर ऐसा कर्जन दे के गया तो अभी तक हम लोग इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो 1906 में इसका स्टार्ट होना और 1905 में बंगाल का विभाजन होना, ये सब घटना स्टेप बाय स्टेप उन्होंने का क्या था, एक मायाजाल रचा हुआ था। और 1909 में जो आया था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था 1909 का, मार्ले मिंटो अधिनियम, उसमें भी उन्होंने क्या किया, मुस्लिमों को धर्म के नाम पर अलग से रिजर्वेशन दे दिया। तो ये सब जो जितने भी उन्होंने कदम उठाए वो सब क्या था, कम्युनल को, सांप्रदायिकता को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसकी थी? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या थी, डुअल पॉलिसी थी, अलग अलग लेकर, हिंदू को लेकर अलग, मुस्लिम को लेकर अलग। इतना आपको समझ में आया? थोड़ा हिस्ट्री जरूर पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बता रहा है, विभाजन की प्रक्रिया। अब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, अब विभाजन कैसे हुआ इसको लेकर हमें कौन कौन सी प्रोसेस हुई, अब यहाँ ध्यान दो। भारत का और पाकिस्तान का अलग अलग बंटवारा क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन है रिलीजन, धर्म। याद रखना, धर्म, धार्मिक बहुसंख्यक संख्या को विभाजन का आधार बने गए। जो धर्म के नाम पर जहाँ पर जिस एरिया में ज़्यादा थे उस एरिया को बोला कि पाकिस्तान में देंगे, मुस्लिम ज़्यादा तो मुस्लिम में पाकिस्तान में, और हिंदू ज़्यादा तो वो हिंदुस्तान में रहेगा। ऐसा उन्होंने स्टार्टिंग में क्या रखा, एक स्टेटस या एक क्राइटेरिया रखा उन्होंने, रिलीजियस मेजोरिटी वाज मेड द बेसिस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का आधार क्या रख दिया, रिलीजियस मेजोरिटी रख दिया। जहाँ पर मुस्लिम, जैसे ये पूरा इंडिया का पार्ट देखो, ऐसा इंडिया हमारा था स्टार्टिंग में, मैं रब बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये पाकिस्तान बन गया। अब ये पाकिस्तान बन गया तो यहाँ पर कौन है मैक्सिमम, यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं। कौन है भाई, मुस्लिम लोग हैं। और इधर कौन थे, ये एक सेकंड, ये भी पार्ट किसका था, इंडिया का ही पार्ट था। अब यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर भी कौन है, मुस्लिम है। तो ये ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान, और ये ईस्ट पाकिस्तान, और बीच वाले एरिया में का हिंदुस्तान। ऊपर ये कौन, कश्मीर, इसका मैटर और अलग। इधर जूनागढ़ गुजरात में, यहाँ मैटर अलग। यहाँ बीच में हैदराबाद, ये भी मैटर अलग। और बीच में इंडिया, ब्रिटिश इंडिया तो फैला हुआ था अलग अलग। बाकी यहाँ का राजस्थान वगैरह या रियासत है, या गुजरात का या महाराष्ट्र का, ये सब अलग अलग एरिया। अब ये अलग इन्होंने पार्ट बना दिया और ये अलग पार्ट बना दिया। जहाँ पर क्या है, मुस्लिम लोग इधर ज़्यादा है बंगाल में, और इधर पंजाब में ज़्यादा है। तो जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा उसको क्या बना दिया, पाकिस्तान का नाम दी। अब देखो, इधर पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, बीच में कौन, हिंदुस्तान। क्या ये लंबे समय तक टिक पाएगा क्या ऐसा सिस्टम? नहीं टिक पाएगा। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास क्या होते हैं, खेत होते हैं, ज़मीन होती है, उस ज़मीन में क्या होता है, हमने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, टुकड़े कर दिए, और बीच में किसी और का आ गया, फिर हमारा आता, तो क्या होता, प्रॉब्लम आती नहीं आती। जब हम लोगों को आती है छोटे से एक काम करने में भी, तो इतने बड़े कंट्री को चलाने के लिए एक वहाँ से कोई व्यक्ति इधर आएगा, इधर का व्यक्ति वहाँ जाएगा, कैसे संभव है ये? लंबे समय तक टिकना पॉसिबल नहीं है ना। तभी आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हो गया। भारत का पहला बेटा कौन, पाकिस्तान, उसके बाद में उसका और बांग्लादेश, ऐसे ही टुकड़े चलते रहे। और अभी भी हो सकता है फ्यूचर में क्या हो सके। तो ये सब किसका बना, मुसलमान बहुसंख्यक इलाके किसके पास चले गए, पाकिस्तान में। इधर पंजाब का, उधर बंगाल का। बंगाल वाला जहाँ ढाका वगैरह जो अभी बांग्लादेश है, अभी बांग्लादेश के हालात देखो, फिर भी वो क्या हो रहा है, जल रहा है। तो ये हमें हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री से रिलेटेड पॉलिटिक्स है उसको भी समझेंगे, तब हमें समझ आएगा कि फ्यूचर में हमें ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ऐसी कदम नहीं उठाने हैं जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी समुदाय के नाम पर आपस में क्या कर दो, बंटवारा कर दो। तो ये गलत है। तो अभी ये हमें परिणाम भुगत रहे हैं, इसके कोई अच्छा काम नहीं हुआ। तो मुस्लिम मेजोरिटी किसके पास, पाकिस्तान। और जो बाद में बचा हुआ एरिया था वो किसके पास में रह गया, बचा हुआ एरिया आ गया किसके पास, हिंदुस्तान के पास। तो ये पूरा एरिया किसका, ये हिंदुस्तान का एरिया आ गया। ये समझ में आ रहा है इतना, ये हिंदुस्तान, ऐसा एरिया किसके पास आ गया, हिंदुस्तान के पास आ। और ये किसके पास, पाकिस्तान में, ये हिंदुस्तान। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, इंडिया का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, और पाकिस्तान के दो कंट्री बना दिया अलग अलग, एक तो ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, और भारत को डिवाइड करके बनाया। लेकिन ये फॉर्मूला उनका क्या था, फ्यूचर में नुकसानदायक था, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना तो भारत को हुआ ना पाकिस्तान को हुआ। दोनों आज भी अभी भी संघर्ष कर रहे, विशेषकर पाकिस्तान झगड़ रहा, मर रहा, कुछ भी हो रहा है उसके साथ। तो ये लंबे समय तक टिका नहीं। और 1971 में क्या हो गया,
फिर पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग बन गया, बोला बांग्लादेश हम आज से। अब यहाँ पर भी क्या हो, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, अलग अलग प्रांत है, इसके भी फौर है, उसको लेकर झगड़ रहे हैं। तो हमें आजू बाजू के जो पड़ोसी कंट्री आपस में झगड़ते हैं उनकी पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। इसको हम पढ़ेंगे, जो हमारी सेकंड बुक है ना उसमें पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें हम अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस तरह से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा बंटवारा हो गया। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान बहुसंख्यक इलाका नहीं था। कोई भी ऐसा एरिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना पहले रूल कर रही थी, उसके बाद में कौन आ गई, ब्रिटिश क्राउन आ गया। तो जितना भी ब्रिटिश क्राउन में इंडिया का एरिया आ रहा था, वहाँ पर एक भी ऐसा एरिया नहीं था जो क्या कर सके, पूर्णतः मुस्लिम हो। वहाँ पर ऐसा कोई एरिया नहीं था। लेकिन पर दो इलाके ऐसे थे मुस्लिम ज़्यादा थे, जहाँ पर कौन सा, एक तो पूर्व वाला और एक पश्चिम वाला। पूर्व में कौन बोला मैंने, बंगाल, बंगाल समझाया ना, और इधर कौन, पंजाब, जहाँ पर क्या था, ज़्यादा लोग मुस्लिम थे। ये दो इलाके थे और इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यानी पाकिस्तान में दो इलाके शामिल हुए, एक तो पश्चिम पाकिस्तान, एक पूर्व पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा एरिया बन गया, दो, एक तो वेस्ट पाकिस्तान और एक होगा ईस्ट पाकिस्तान। और ये वेस्ट और ईस्ट दोनों क्या निकले, निक में निकले, दोनों अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। पाकिस्तान तो अलग बन गया लेकिन लंबे समय तक क्या टिक पाया, क्या नहीं टिक पाया। अभी भी वहाँ पर क्या अशांति है, एक प्रॉपर पीसफुल माहौल नहीं बन रहा है, हैप्पीनेस नहीं बढ़ रहा, उधर आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर अपने देश का, अपने ज़मीन का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, लेकिन ये गलत था। तो इतना याद रखो, हमारे नेशन के सामने क्या थी, प्रॉब्लम थी, किसको लेकर, इंटीग्रिटी, एकता को लेकर, यूनाइटी को लेकर क्या थी, हमारे सामने प्रॉब्लम थी। समझ में आया नहीं आया, मस्त। चलो अब यहाँ आ जाओ, ये हमारा इंडिया का पार्ट देर का है, आपको सबको दिख रहा है। भारत विभाजन के पहले और बाद, विभाजन से पहले भारत कैसा था और विभाजन के बाद में भारत कैसे बना, वो आपको ध्यान देना है। अब एक ध्यान देना, कौन सा, ये पूरा पहले क्या था, इंडिया, ये इलाका पूरा किसका है भाई, ये इंडिया भारत का ही है। जो हिंदुस्तान, अखंड भारत जिसको हम बोलते हैं, ये सब पार्ट किसका था भाई, ये हमारे हिंदुस्तान का था, भारत का था। इधर देख लीजिए, हिस्ट्री में पढ़ना जरूर। इतना बड़ा एरिया और इन लोगों ने क्या किया, दो पार्ट कर दी। यहाँ से क्या बनाई, एक लाइन बनाई, चलो कि ये लाइन, ये पूरा एरिया किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया। ये कौन बन गया, ये पाक। और यहाँ पे कौन, इधर भी पाकिस्तान, ये भी क्या बन गया, इसको बोला ईस्ट पाकिस्तान, इसका नाम क्या रखा, ईस्ट पाकिस्तान। और इसका नाम क्या रखा, इसका बोला वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट वाला अपने आप को बोलते थे बेस्ट पाकिस्तान, लेकिन बाद में क्या बन गए, रेस्ट बन गए, कुछ काम के नहीं। तो उनका पार्ट ही ऊपर इधर वाला टूट गया, अलग हो गया ना। और ये बाद में बोला नहीं नहीं, हम तो पाकिस्तान नहीं है, हम तो बांग्लादेश है, क्योंकि हमारे यहाँ बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती। बांग्ला लैंग्वेज के नाम पर इस एरिया का नाम था बंगाल, और बंगाल के नाम पर क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया, बना था। और कौन थी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। तो ये क्या हो गया हमारे, और इंदिरा गांधी से याद रखो, पाकिस्तान के लिए क्या लेके आई, वो आंधी ले गई। नाम क्या था, इंदिरा गांधी। और आंधी आई तो क्या होगा, नुकसान करेगी नहीं करेगी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, चलो अलग। और बांग्लादेश नाम से एक अलग कंट्री बना दी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक ही देश के तीन टुकड़े हो गए। देखो तो अभी तो देखो, अभी तो बहुत सारे इधर मैटर चलने वाला, फ्यूचर में देखते ही ऐसे हो सकता है पाकिस्तान का भी बंटवारा हो जाए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर बना हो। धर्म हमेशा क्या करता है, जब हम एक चीज़ को लेके चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। हाँ, हम डाइवर्सिटी को साथ में लेके चलेंगे ना, तब हमें क्या मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगा और ये यूनाइटी मिलेगी, और बहुत सारी विचारधारा को साथ में लेके चलने का एक मजबूत इरादा भी हमारे पास बनेगा। अदरवाइज एक चीज़ आ गई और वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ चैन जाएगा तो आपस में झगड़ने लग जाएंगे, तो ये गलत है। ऐसा ही औरंगजेब ने किया था, केवल मुस्लिम लोगों के नाम पर करता गया और बाद में पूरा मुगल एम्पायर पतन हो गया। हुआ था ना भाई, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में। तो यहाँ पर भी ऐसी हालत हो रही है, धर्म को लेकर कितना मुक्सा वो बढ़ावा देंगे। हमें सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना है। तो ये आपको नक्शा है, आगे पूरा हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है पूरा, लेकिन इतना आप समझ लो, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कौन सा एरिया था, मतलब ये बंगाल वाला एरिया, और ये वाला एरिया कौन सा, पाकिस्तान। और इधर ये पंजाब है, पूरा ये पंजाब का एरिया था। इतना मैक्सिमम पंजाब का एरिया किसमें चला गया था,
पाकिस्तान में चला गया था। और बंगाल वाला है, बंगाल का वेस्ट बंगाल वाला थोड़ा सा पार्ट। अब इसको वेस्ट क्यों बोला, इधर ध्यान दो, क्योंकि ये कौन सा है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो बीच में आकर इंडिया में आ गया, इसलिए इंडिया वाला वेस्ट वाला पार्ट इंडिया में है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, वेस्ट के इंडिया के ईस्ट में है, बट नाम क्या है, वेस्ट, क्योंकि बंगाल के नाम पर वेस्ट रखा। और ईस्ट वाला पार्ट बाद में क्या बन गया, पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, और बाद में बन गया बांग्लादेश। तो ये आपको याद रखना। ये सब एरिया किसका, इंडिया का ही था। इसको हम बोलते थे अखंड भारत, जिसका खंड कभी नहीं हो, लेकिन हुआ, मजबूरी थी, क्या करें। अब यहाँ दे दो ब्रिटिश इंडिया, येलो वाला कौन सा है, ब्रिटिश इंडिया। देखो आप, ब्रिटिश इंडिया भी क्या है, सब पूरा बटा हुआ है। इस देश को यूनाइट करने का काम किसने किया था भाई, लोह पुरुष, जो आयरन मैन है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या होता हमारा भी हालात। अब ये येलो कलर में, पीले कलर में देखो ब्रिटिश इंडिया है, ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट, इधर ब्रिटिश 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 ये। लेकिन बीच में आप देखो ब्लू कलर में कौन है, ये है प्रिंसली स्टेट है, या बोलेंगे रियासतें हैं, राजा लोग हैं, अपना मन मर्जी कभी भी उधर किधर भी जा सकते हैं ये लोग। और मैक्सिमम ये गुजरात का पार्ट, राजस्थान तो पूरा ही मान के चलो, देखो ये सब रजवाड़े थे, मन मर्जी करते थे। केवल 20 वाला पार्ट था अजमेर मेरवाड़ा, और वो किसका पार्ट था, ब्रिटिश भारत का पार्ट था ये। बाकी वाला सब पार्ट अलग अलग। यहाँ पर कौन, रजवाड़ा, इधर भी रजवाड़ा, हैदराबाद पूरी निज़ाम इधर, मैसूर इधर अलग, नीचे इधर अलग, ये सब एरिया किसके पास में, रजवाड़ों के पास में। तो भारत क्या, एक भारत, ये दो भारत, दो भारत तो पहले से ही बंटे हुए थे, एक तो ब्रिटिश इंडिया और दूसरा हिंदुस्तान, जो किसके कंट्रोल में था, देसी रियासतों का कंट्रोल था। दो भारत तो पहले से भी थे, आपस में झगड़ रहे थे, फिर बोला कि पाकिस्तान अलग बनेगा। तो हमारे सामने कितने भारत के टुकड़े करोगे भाई, ये प्रॉब्लम थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए इस मैप को अच्छे से समझो, आप थोड़ा सा गौर करो कि हम, यदि मैं उस टाइम होता या मेरे पास कोई पोस्ट होती तो मैं उसमें क्या डिसीजन लेता, कि भारत के टुकड़े करने देता। यदि भारत के टुकड़े नहीं होते तब और लोग मारे जाते, वो भी प्रॉब्लम। तो क्या करें, जो उस समय गवर्नमेंट ने किया वो बराबर किया, लेकिन अब हम फ्यूचर में क्या करना है, अच्छा काम करना है, इसलिए हमें सामने कोई प्रॉब्लम ना आए। जो हमारे पास पार्ट बचा हुआ है उसमें हमें क्या लेके आए, डाइवर्सिटी के साथ में यूनाइटी भी लेके आए, उसकी रेस्पेक्ट भी करें और अपने कंट्री को एक भी रखे। ये हमें इतना समझने की बात है। अब यहाँ आ जाओ, हमने क्या बोला, एक तो ये तो पार्ट हो गया स्टार्टिंग का, विभाजन हो गया, विभाजन की प्रोसेस। लेकिन सेकंड उनके सामने और प्रॉब्लम थी, क्या, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को क्या था, राजी हो, ये भी पूर्णतः संभव नहीं था। जो मुस्लिम इलाका है, पहले तो क्या बोला पाकिस्तान, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो मुस्लिम इलाका है मैक्सिमम वहाँ पर क्या रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा, और जो मुस्लिम इलाका नहीं है, बचे हुआ इलाका है, वो किस में जाएगा, हिंदुस्तान में जाएगा। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम ये भी थी कि जो मुस्लिम इलाका है वो क्या पाकिस्तान में जाने को राजी है क्या, वो भी नहीं है ना। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम आ गई। और ये सेकंड प्रॉब्लम कहाँ थी, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में निर्विवाद नेता कौन थे, जिसका नाम है खान अब्दुल गफार खान। नाम याद रखना, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान, नाम याद रखो। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कहीं कहीं गलती करते हैं हम लोग। और जो किस नाम से जाने जाते थे, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, और ये अब्दुल गफार खान है। और ये जो अभी पहले पीछे पड़ा था, इधर वाला एरिया ऐसा, ये इंडिया का पार्ट, तो ये इंडिया का, और ये ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ इसको बोलते क्या, सीमांत प्रांत बोलते, वेस्ट, इधर नाम दे रखा होगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ में आता और ये वेस्ट में आता है। वेस्ट फ्रंटियर, मतलब सीमांत का मतलब इंग्लिश में बोलता है फ्रंटियर भी बोलते हैं, और प्रोविंस का मतलब हो गया क्या, प्रांत बोल गए। तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, याद रखना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, ये शॉर्ट में बोला जाता। तो वहाँ पर कौन एक लीडर था, खान अब्दुल गफार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध था। और वो चाहता था कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ में पहले भी थे, अभी भी है और फ्यूचर में रहेंगे। ये कौन डिमांड कर रहा है, ये अब्दुल गफार खान बोल रहा है कि हम लोग किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ में नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान के सामने क्या होगी, प्रॉब्लम आई नहीं आई
कि मुस्लिम इलाका होने के बावजूद भी क्या बोल रहा है कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ में रहेंगे, और ये व्यक्ति हिंदुस्तान का पूरा सपोर्ट करता था। इसलिए इसको वहाँ पर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गांधी किसकी बात कर रहा था? एकता की, यूनाइटी की बात कर रहा। बट उसके बावजूद भी क्या हुआ? भारत का बंटवारा हुआ। गांधी जी ने बोला था कि यदि बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर से हुआ था, लेकिन बाद में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा मजबूरी में। दोनों लोग मर रहे हैं, लेकिन मन ही मन वो दुखी थे। तो ऐसा ही एक व्यक्ति और था जो भारत का विभाजन नहीं चाहता था, जिसका नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खान, और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, आगे इसके क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा इसका कुछ पॉइंट्स आएंगे, वो हम नोट करेंगे। इसने बुक्स वगैरह लिखी, बहुत सारे कुछ काम किया, वो आता है क्वेश्चन, इतना याद रख लो। कहाँ से था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। हिंदी में बोलेंगे तो कौन सा? पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, हिंदी में लिखा था। तब भी आपको याद रखना कौन? यही व्यक्ति है, अब्दुल गफ्फार खान। इसे दोनों याद रख लो, इतना याद होगा। ये इसका पिक्चर है, पिक्चर टाइप क्वेश्चन आता नहीं आपके 12th क्लास में, बट समटाइम्स आ जाए, तब भी हमें क्या रहना? एनी टाइम रेडी। 2 हो गया, मुस्लिम इलाका भी जाने को रेडी नहीं है, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या प्रॉब्लम है? थर्ड नंबर आ जाइए। यहाँ क्या है? ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। मतलब जो उन्होंने क्या बोला कि जो पंजाब है और बंगाल है, समझो आप लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। पंजाब का पार्ट बोला क्या? जो ईस्ट वाला पंजाब है पूरा हिंदुस्तान में चला गया, वेस्ट वाला पंजाब किस में चला गया? वेस्ट वाला पाकिस्तान में चला गया। ऐसे ही बंगाल का ईस्ट वाला किसका? पाकिस्तान का, और वेस्ट वाला पार्ट किसका? इंडिया का। बट वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है? ये पंजाब है ना, ये पंजाब वाला जो हमने बोला, ये मान लीजिए पंजाब है, इधर वाला पार्ट बोला क्या कौन सा? ईस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ अंदर एरिया ऐसे थे, वहाँ पर क्या था? हिंदू लोग ज़्यादा रहते थे, मुस्लिम नहीं थे। अब बेचारे ये अंदर वाला कहाँ जाएंगे? ये बोल रहे हम लोग पाकिस्तान में जाने को रेडी नहीं है, या इधर भी मुस्लिम है, ये बोल रहे हम हिंदुस्तान में रहने को रेडी नहीं है। तो उनको ऐसे तो है ना कि पूरा ज़मीन वहाँ से खोद के दूसरे को देते, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करें इनके साथ में? ये बोल रहे हम क्या करें, हम लोग इधर नहीं जाएंगे दूसरे कंट्री में, हमारा हिंदुस्तान हो चाहिए हमें, इधर वाले बोल हमें पाकिस्तान चाहिए। तब भी प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो ये लोग क्या हुए? कन्फ्यूजन में आ गए। और इसका बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होना, लेकिन 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि तक कोई फैसला नहीं हो पाया। ये जो लोग थे ना, जो एरिया वाइज अलग अलग एरिया में धर्म के नाम पर ज़्यादा कम थे, अब उन लोगों के सामने क्या हो गई? प्रॉब्लम आ गई। लेकिन ये 14 और 15 अगस्त तक भारत क्या हो गया? आज़ाद हो गया, पाकिस्तान बन गया भाई, भारत का बंटवारा हो गया। लेकिन ये लोगों के लिए कोई फैसला नहीं ले पाया। मिडनाइट तक कोई इनके लिए डिसीजन नहीं हुआ। अब डिसीजन नहीं होगा तो ये कन्फ्यूजन में रहेंगे नहीं रहेंगे कि किधर जाए, इधर इधर, हम ना तो हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी, अपने घर में क्या हो गए? बेगाने बनकर रह गए। अब ये इनके सामने प्रॉब्लम आ गई, जिस कारण पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या साबित हुआ। और यहीं पर सबसे ज़्यादा मारकाट हुई बच्चों। और ये 2 इलाके ऐसे थे, पंजाब और बंगाल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग वर्ल्ड में इधर मारे गए थे इसी टाइम में। क्यों मारे गए? क्योंकि इन लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि हम लोग ना तो हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, तो हमारे लिए कौन सा कंट्री? फंस गए ना भाई। ना उनको टेंशन है कि भारत बन रहा है या पाकिस्तान बन रहा है, उनको पता रहा कि हम लोग किस में हैं, ये तो बताओ। यही उनके सामने प्रॉब्लम होगी। फिर आपस में क्या हुआ? मारकाट होने लगी, एक दूसरे को धर्म के नाम पर मारने लगे लोग। और क्या हुआ? बंगाल में ज़्यादातर लोग उधर मारे गए, मुस्लिम ज़्यादातर तो हिंदू को मार रहा है, हिंदू ज़्यादातर मुस्लिम को मार रहा है। ऐसे क्या हो गया? दंगा होने लगा, कम्युनल सांप्रदायिक दंगे फैल गए। अब इस सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए कौन गए थे? महात्मा गांधी नोआखली में बंगाल में गए थे। वहाँ कोशिश किया कि आप लोग शांति से बनाए रखें, आपको जो कंट्री है आपको मिल जाएगा, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ये एक हमारे सामने तीसरी क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि विभाजन होने के बाद में भी कुछ एरिया को कंफर्म नहीं हुआ को पाकिस्तान में है या बंगाल में है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। इतना समझ में आ गया ना। तो ये क्या थी? बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन। याद रखो, कहाँ पर हुई? बंगाल और पंजाब में। क्यों हुई? इसके पीछे का रीजन है, बहुत सारे एरिया हिंदू था, कुछ मुस्लिम था, लेकिन उनका डिसीजन का कोई फिक्स नहीं हुआ। इस वजह से वो हिंदुस्तान में जाए या पाकिस्तान में जाए, उनका कोई डिसीजन नहीं हो पाया। इसलिए वो कन्फ्यूजन में आ गया, और कन्फ्यूजन के चक्कर में क्या हुआ? एक दूसरे को मार काट स्टार्ट कर दिया, और इसलिए क्या हो गई? सबसे बड़ी त्रासदी फैल गई है। अब 4th नंबर में हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है? जो लास्ट प्रॉब्लम है इसको हम देखेंगे। तो विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई क्या थी? अल्पसंख्यकों की थी भाई। क्या थी बच्चों? अल्पसंख्यक मतलब क्या हुआ? माइनॉरिटीज। तो ये सबसे क्या थी?
अबूज मतलब पेनफुल, जो हमारे लिए क्या हो, बहुत ही नुकसानदायक हो, इसको समाधान हम कैसे करें। और ये अभी तक भी क्या है, कंटिन्यू प्रॉब्लम चल रही है अभी, इसका प्रॉपर हमें क्या हुआ, समाधान नहीं हुआ। अल्पसंख्यक मतलब जो नंबर में क्या है, कम लोग हैं, जो भाषा और धर्म के आधार पर। और हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर आपको याद रखना कौन सा, 29 और 30 नंबर का जो आर्टिकल है, क्या लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक, इट मीन्स माइनॉरिटीज़ को लेकर कुछ राइट्स वगैरह दे रखे हैं। तो वहाँ पर हमने धर्म और भाषा की बात कर रखी है। तो धर्म और भाषा के आधार पर जो लोग कम हैं, नंबर में संख्या में कम है, उनको हम किस में डालेंगे, माइनॉरिटीज। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं ये एरिया पूरा। अब यहाँ पर क्या है, इधर 30% लोग मान लीजिए मुस्लिम लोग हैं, और यहाँ 70% लोग कौन है, हिंदू है। और मुस्लिम की लैंग्वेज फारसी लैंग्वेज हो सकती है, और हिंदुस्तान में हिंदी लैंग्वेज और हिंदू धर्म। अब ये नंबर में क्या है, कम है, और ये नंबर में क्या ज़्यादा है। तो धर्म और भाषा इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो ये नंबर में कम हो गए तो इनको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटीज। ऐसा ही पाकिस्तान में चले जाइए, मान लीजिए 90% कौन है, मुस्लिम है, और 10% मान लीजिए क्या होना है, हिंदू है। वैसे 10% है नहीं, 1% 2% के आसपास ही बचे अभी तो। लेकिन ये क्या है, नंबर में कम है। तो जो माइनॉरिटीज़ है उनके भी क्या होते हैं, राइट होते नहीं है, क्योंकि वो भी क्या है, नागरिक है, सिटीजन है। अब सिटीजन के कुछ तो क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। अब ये राइट्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या करना, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने थी, 4 नंबर की प्रॉब्लम है। अब इसमें देखो, जो इलाके पाकिस्तान में थे वहाँ लाखों की संख्या में क्या थे, हिंदू और सिख कम्युनिटी रहती थी, आबादी थी। वहाँ भी क्या थे, मिलियंस में, लाखों में क्या लगी, हिंदू और सिख कम्युनिटी थी। वैसे ही इंडिया वाला जो पार्ट है, पंजाब और बंगाल, भारत में लाखों की संख्या में क्या, मुस्लिम लोग रहते थे। तो ये भी प्रॉब्लम, उधर भी प्रॉब्लम। अब दोनों कंट्री की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सभी धर्मों को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान तो बोला क्या, हम तो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इज ए मुस्लिम कंट्री। तो पाकिस्तान इज ए नॉन सेक्युलर कंट्री। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है। पाकिस्तान एक धर्म सापेक्ष क्या है, देश है, धर्म को मानने वाला देश है। लेकिन भारत क्या है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। भारत क्या है, धार्मिक आधार पर धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि हमारी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ दिल्ली के आसपास भी मुस्लिम ज़्यादा लोग रहते थे। अब इनका हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे करेंगे। और ये लोग अपनी ज़मीन पर क्या, विदेशी बनकर रह गए। अब ये बेचारे इंडिया में रहने वाले लोग मुस्लिम, और पाकिस्तान में रहने वाले सिख और हिंदू, अब ये अपनी ज़मीन पर क्या हो गए, विदेशी हो गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आए, और जहाँ आप रहते हैं वो अपना परंपरागत क्या है, ट्रेडिशनल, वहीं आपको जो राइट्स वगैरह मिले हुए हैं, वहीं आपको ज़मीन वगैरह मिली हुई रहने को। बाद में कोई कुछ समय के बाद बोला इस ज़मीन का हम बंटवारा करते हैं, और ये ना तो पाकिस्तान में जाएगी, या हिंदू में जाएगी, किसी में नहीं जाएगी। तो ये लोग क्या हो गए, विदेशी बनकर रह गए। अब ये लोग मान लीजिए क्या है, एक एरिया में रहते हैं, ए नाम का एरिया। अब वहाँ पर तो इनको पहला क्या था, हिंदुस्तान था, कोई पाकिस्तान वगैरह नहीं था। बाद में बोला नहीं नहीं, इसका बंटवारा करेंगे, और ये बोल रहे हम लोग तो रहेंगे हिंदुस्तान में, और जगह कौन सी है, पाकिस्तान में आ गई। अभी अपने ही ज़मीन पर क्या हो गए, विदेशी बनकर रह गए। समझ में आ रहा नहीं है। आपको बोला जाए कि आपका जो एरिया है वो कल से किसी और कंट्री का हो जाएगा, फिर आप क्या बोलेंगे, ये कौन सी बात है भाई, अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपनी जगह पर हम लोग विदेशी बनकर रह गए। ऐसी हालात इनके साथ में हो गई थी, और जल्द ही हिंसा फैल गई, और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। ये बाहर नहीं है, इधर आएगा बाहर। नियंत्रण क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई पोजीशन। समझ आ रहा ना, सिचुएशन क्या हो गई, वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, एफर्ट लगाएगी कुछ। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हमने 4 प्रॉब्लम पढ़ लिया अभी, उसका क्या हुआ, विस्थापन कैसे हुआ और प्रोसेस कैसे हुई, अलग अलग पढ़ा। कुछ लोग हिंदुस्तान में रह रहे थे और मुस्लिम थे, वो विदेशी बन के रह गए। और एक हमने देखा था क्या, जो हिंदुस्तान में नहीं, मुस्लिम पाकिस्तान का एरिया आ रहा था, लेकिन वहाँ के लोग भी क्या है, पाकिस्तान को जाने को रेडी नहीं, बहुसंख्यक लोग हैं, पश्चिमी सीमांत प्रांत वगैरह। तो ऐसे हम लोगों ने सबसे डिस्कशन कर लिया। अब हम आते हैं क्या, इसके परिणाम क्या है, विभाजन के परिणाम। भाई विभाजन तो आपने कर दिया, लेकिन विभाजन के जो रिजल्ट क्या है, क्या परिणाम हुए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। जो पार्टीशन होगा उसका क्या परिणाम निकला। तो 1947 में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हुए, लेकिन ये स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। अब ये
ठीक है भाई, विभाजन तो कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए। उन लोगों को टाइम देते हैं, आप लोग आराम से 2 साल 3 साल में इतना टाइम देते हैं कि आराम से पाकिस्तान वाले भारत में आ सकते हैं, भारत वाले पाकिस्तान में जा सकते हैं। ऐसा कुछ प्लानिंग करके करना चाहिए। प्लानिंग कुछ किया नहीं, अचानक बोला तो लोग क्या हड़बड़ी में आ गए और एक दूसरे को मार काट करने लगे कि जिसने, और बहुत सारे लोगों ने अफवाह भी फैलाई, विशेषकर मुस्लिम लीग ने, उसने माहौल ख़राब किया, पहले भी माहौल ख़राब किया, उसके बाद में भी माहौल ख़राब किया। तो ऐसे इन लोगों ने विभाजन के बाद में भी ऐसी घटना बन गई और ये अचानक हो गया, सडनली ऐसा प्रॉब्लम हो गई। और फिर ना तो ये कोई प्लान वगैरह नहीं था, फुल ऑफ ट्रेजिडी में चेंज हो गया। तो ये किस में चेंज हो गया? ट्रेजिडी में, त्रासदी में चेंज हो गया। और ये अब तक का सबसे बड़ा स्थानांतरण था। तो अब तक का जो जितना भी माइग्रेशन हुआ ना, तो माइग्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी वर्ल्ड में, 2 देशों के बीच बंटवारा होना और लाखों की संख्या में लोग भारत से पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से भारत माना, और लाखों सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या में लोगों को मारा जाना, बेघर हो जाना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लूट पाट वगैरह, जो जिसके मन में आया वो लूटा। जिसका घर, आप टेक्स्ट बुक्स पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, उसमें पूरा देर का मैं मैन चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो वहाँ पर लाखों को लोगों को मारा, महिलाएं, छोटे बच्चे, लड़कियाँ, लड़के, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ज़मीन जायदाद सब कुछ एक दूसरे को लूटने और कूटने में लग गए ये लोग। मार काट करना, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करना, ऐसी घटना वहाँ पर घटित होने लग गई। तो ये क्या प्लान नहीं था? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कोई प्लान करके कोई हमारा विभाजन नहीं किया था। उन लोगों को एक सिस्टमेटिक करते तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती। आराम से बैठ के दोनों कंट्री समझ के क्या करते, एक समाधान करते। लेकिन उसी टाइम में पाकिस्तान क्या हो रहा, नया बन रहा था, भारत आज़ाद हो गया, दोनों हड़बड़ी में थे और हड़बड़ी में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं थी कि जैसे मरने इसको मरने दो ना। वो तो हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट किसने किया था? डिवाइड एंड रूल के तहत ये सब प्रॉब्लम ब्रिटिश का किया हुआ है। और भुगत कौन रहे? हम लोग भुगत रहे। इसलिए हमेशा सोचो अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपने देश की, अपने समाज की। बाद में डिसीजन लेना, कोई अचानक जल्दबाजी में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये ट्रेन है और ट्रेन के ऊपर देखो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग ऐसे बैठ बैठ के दिल्ली आते थे ट्रेन वगैरह। अब जो इसके पीछे नीचे कहीं पर भी आ गया, मर गया, पीट गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई उसकी व्यवस्था वगैरह सिक्योरिटी कुछ नहीं है। ऐसे लोग, लाखों लोग भारत से पाकिस्तान को गए, पाकिस्तान से भारत को आए और ये विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ, माइग्रेशन हुआ और हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इसका मूवी हो तो आप लोग जरूर देखना। तो हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन, उस पर बहुत सारी मूवीज वगैरह बना रखी है, उसको आप लोग देखिए तब आपको समझ आएगा। उससे भी कई हजार गुना ज़्यादा यह घटना घटित हुई थी। अब यहाँ आ जाइए, क्या हुआ? लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। ये कम्युनल अखाड़ा बन गया उनका। कम्युनल क्यों बन गया? क्योंकि लाहौर कहाँ है? पंजाब में। अमृतसर कहाँ? पंजाब में। कलकत्ता कहाँ? बंगाल। मैंने आपको पहले बताया कौन सा, बंगाल और पंजाब, ये 2 एरिया ऐसा था सबसे ज़्यादा क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और उसमें मैं कौन सा शहर? लाहौर पाकिस्तान में चला गया, अमृतसर भारत में रह गया, कलकत्ता भारत में रह गया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए, एक दूसरे को मारपीट हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे का रीजन बन गया ये। और ये सबसे ज़्यादा तब्दीली हो गया किसमें? मार्केट, अपने कम्युनल बैटल ग्राउंड, सांप्रदायिक अखाड़ा बन गया, आपस में लड़े झगड़े का। और दोनों की तरफ अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। अब ये क्या गए, वहाँ से भाग गए और भागने के बाद में ये सब क्या, कोई परमानेंट उनका कोई नहीं था। टेम्परेरी टुक रिफ्यूज इन रिफ्यूजी कैंप, ये शरणार्थी को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्यूजी, याद रखना, रिफ्यूजी क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी। और ये रिफ्यूजी क्या हुए, कहीं कहीं आप उनको शरणार्थी शिविर वगैरह मिला, कैंप वगैरह मिला, वहाँ रहने को मजबूर हो गए। अभी भी आप लोग देखो, ये पाकिस्तान वाला पूरा बॉर्डर राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, उधर पूरा कश्मीर तक, विशेषकर राजस्थान और पंजाब का एरिया, वहाँ पर आपको बहुत सारे शरणार्थी शिविर लगे मिलेंगे आपको। अभी भी इस एरिया में, पूरा राजस्थान में, विशेषकर जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, या बीकानेर हो गया, गंगानगर, और ऊपर पाकिस्तान की पंजाब की तरफ जाएंगे तो वहाँ तक, तो ये पूरा एरिया क्या है, वहाँ पर शरणार्थी शिविर लगे थे और रिफ्यूजी लोग रहते बहुत सारे। और वो कहाँ से आए? पाकिस्तान से है। अभी भी अपने राइट्स को लेकर ये लोग डिमांड करते रहते हैं कि हम लोग 1947 में आ गए, लेकिन अभी भी हमें क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ परमानेंट आवास नहीं मिल रहा है,
परमानेंट हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा है, परमानेंट हमारा वोटर आईडी नहीं बन रहा है, मतलब ये भारतीय नागरिकता को लेकर क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग जरूर देखिए, और कोई व्यक्ति ऐसा है उसके ऊपर यदि रिसर्च करना चाहता है तब भी कर सकता है। ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारे इंडिया का, और ये कंटिन्यू संघर्ष चल रहा है। लेकिन ये घटना कब की है, 1947 की, और हमारे 12th क्लास में दे रखा है। इसलिए आप लोग पढ़ो 12th क्लास अच्छे से, और फ्यूचर में आगे थोड़ा टाइम निकाल के इसके ऊपर रिसर्च करो। गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेने के लिए हम लोग ऐसा तैयार कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी। और कुल इज्जत के नाम पर कुछ लोग तो क्या कुल की इज्जत, अपने परिवार की इज्जत के नाम पर बच्चों को, महिलाओं को मार देते थे कि कोई उसको आएगा, बलात्कार करेगा, लूटेगा, तो क्या है, पहले इसको खत्म कर दो। अपने देख कम से कम अपने परिवार की क्या हो, इज्जत न जाए, रेस्पेक्ट। तो इसलिए कि वो क्या करते थे, फैमिली के ऑनर के लिए किलिंग कर देते, मार देते थे। ऐसी घटना बहुत सारी हुई। अब वो मजबूरी में किया इन लोगों ने। गलती किसकी थी भाई, गलती यहाँ पर इन नेताओं की थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, और हम लोग उसकी बहकाव में आ गए और आपस में झगड़ रहे। ऐसे ही कोई व्यक्ति फैमिली में क्या होता है, आपस में झगड़ते हैं और जोर जोर से क्या होता है, फाइटिंग होने लग जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या, कोई और कहानी गढ़ रहा है, चुगली कर रहा है, माहौल बना रहा हो, झगड़ हम लोग रहे भाई भाई। तो ये गलत है ना। इसलिए इन चीज़ों को समझो और आपस में सोच समझ के क्या लो, डिसीजन लो, सोच समझ के अपने थॉट का यूज करो, विचार का यूज करो। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ बोला और उसका अर्थ का अनर्थ हो गया तो प्रॉब्लम। फिर क्या, भारत पाक के लेखक, बहुत सारे जो ऑथर थे, लेखक थे, राइटर थे, कवि, फिल्म निर्माता ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता, फिल्मों में इस मारकाट को नृशंसता की जिक्र किया। उन्होंने बहुत सारी मूवीज वगैरह बनाई, कुछ कहानियाँ लिखी, कुछ स्टोरी वगैरह उन्होंने लिखी, उपन्यास वगैरह लिखा, लिटरेचर वगैरह, उन सब में उन्होंने क्या किया है, इस जो नृशंसता है या हत्या है, इसको, हत्या को उन्होंने दिखाया है। तो बहुत सारी बुक्स हम पढ़ सकते हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर। ये दो देशों के बीच जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि दिल के दो टुकड़े हो गए। क्या हो गए, दिल के दो टुकड़ों हो जाना था। मतलब क्या हुआ, हमारा परिवार केवल जमीन का टुकड़ा नहीं किया, हमारा दिल का टुकड़ा भी हुआ, भारत माँ का टुकड़ा किया। ये समझ आ रहा है, दोनों का विभाजन हो गया, भारत का ही विभाजन। दिस वाज नॉट जस्ट ए डिवीजन ऑफ लैंड बिटवीन द टू कंट्रीज बट ऑल्सो हार्ट बीइंग स्प्लिट इनटू पीसेस। मतलब हार्ट के दो पीस कर दिए। तो आपस में हार्ट दो मिलके क्या करते हैं, धक धक करते हैं ना, एक इधर एक इधर। लेकिन यहाँ पर तो दोनों की अलग कर दिया। तो क्या हुआ, बंटवारा नहीं, ये हमारे हृदय का भी क्या किया, बंटवारा किया गया। तो अभी भी हमारे हम लोग सुलग रहे। जो फैमिली कुछ राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा रह रही है, और कुछ फैमिली का संबंध उधर पाकिस्तान में है, तो उनको आने जाने में और वहाँ का इधर रिलेशन बनाने में कितना प्रॉब्लम आती है, आप समझो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यदि इसकी कहानियाँ वगैरह अपने मम्मी पापा या उनके आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वगैरह, उनसे आप पूछोगे ना, तो वो इनसे रिलेटेड आपको कहानियाँ बताएंगे क्या हालात हुई थी। कि उन लोगों ने काफ़ी एज है उनके पास, तो इस एज में उन्होंने देखा होगा छोटी उम्र में। तो ये सब घटनाएं हुई है, क्योंकि अभी तो कितना होगा, 75 ईयर से भी ऊपर हो गया टाइम। इसलिए उनके पास हो सकता है 80-90 ईयर का आसपास है, उनके मम्मी पापा से सुना हो तो वो आपको कहानियाँ सुना सकता है। तो ये घटना हमने पढ़ी। मेहमानबाजी में कसर, दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया। गैर मजहब, मजहब का मतलब होता है धर्म, जो दूसरे धर्म का गैर मजहब के लोगों को खींच खींच के निकाला और तलवार और गोली से मौत के घाट उतार दिया। मतलब जैसे ही मान लीजिए बाहर से कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया और बेचारा वो हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं है, हिंदू निकल गया, तो उसको तलवार से मार दो मजहब के नाम पर। क्योंकि बंटवारा क्या हुआ, धर्म के आधार पर। कि आप लोग सोच लीजिए, विचार करिए, यदि आप मुस्लिम है या हिंदू कोई भी है, आप लोग दूसरे इलाके में चले गए जो आपका धर्म हिंदू है और मुस्लिम गए और मुस्लिम वाला हिंदू में आ गए, आपस में मारपीट हो, तो क्या आपके साथ हालात होने वाले। ऐसा ही इन लोगों के साथ में हुआ और गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया। मतलब जो अपने मजहब के थे उनको तो क्या किया, अच्छे से स्वागत किया। जो अपने मजहब, अपने धर्म के नहीं थी, उनको स्वागत किससे किया, तलवार से, मार काट। मत ये मानवता क्या, ह्यूमैनिटी क्या, नहीं। लेकिन क्या करें, तो आयोजकों के मुखिया ने कहा, बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप चाहते हो। अब ये कौन लिखा, किसने लिखा है, ये शहादत हसन मंटो लिखा है। मंटो की कहानी कसर ए नफसी
के हिंदी रूपांतर से दिया गया कहानी। अब इसमें देखो, एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने आपका स्वागत अच्छे से नहीं किया, जो उनके धर्म का है उनका तो स्वागत कर रहे हैं, और दूसरे धर्म का उनको तो केवल हत्या ही मिल रही है, उनके गला काटा जा रहा है। ऐसी घटना उस समय बहुत खतरनाक हुई थी हमारे सामने। अब नेक्स्ट पेज भी आ जाइए। नेक्स्ट पेज भी क्या है, यहाँ पर जो महात्मा गांधी की एक पिक्चर दे रखी है जो नोआखली बंगाल में है, और एड पर जो नोआखली कहाँ है, बांग्लादेश में है। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी जाते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, दंगा हो रहा है, एक दूसरे की मार काट हो रही है, उसको वो शांतिपूर्ण माहौल बनाने की क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़ा मत करिए। एक कम्युनल हारमोनी की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी वहाँ पर गए थे। तो आपको याद रहा, भारत जब आज़ाद हुआ था महात्मा गांधी कहाँ थे, बंगाल में थे, नोआखली में। याद रहेगा, समटाइम ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखना है। अब आगे देर का, पहले दो समुदाय पड़ोसियों की भांति रहते थे। पहले दोनों समुदाय थे, हिंदू और मुस्लिम, दोनों क्या रहते थे, एक दूसरे के पड़ोसी की भांति रहते थे। लेकिन अभी ये पड़ोसी देखो कितने जानी दुश्मन हो गए एक दूसरे के। कैसे हो गए, अब ये हिंसक अलगाव का शिकार हो गए। अब ये एक दूसरे के बीच में क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वॉलेंट्री सेपरेशन हो गए। मतलब इन दोनों के बीच में क्यों हो गया है, क्योंकि एक तो हिंदुस्तान के नाम पर, मुस्लिम पाकिस्तान के नाम पर क्या हो रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसे ही सिखाया कि आप लोग पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान केवल मुस्लिम के लिए बना है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है। तो ये इन लोगों ने क्या बना दिया, माहौल बना दिया। और कुछ उस टाइम के जो नेता लोग थे या जो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहते थे, ऐसे लोगों की वजह से ये समुदाय आपस में झगड़ने लगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या, सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर क्या हो गया, दंगा हो गया यहाँ। और ये सांप्रदायिक सद्भाव की जगह क्या बन गया, सांप्रदायिक टकराव में फैल गया इधर, और अलगाव की और हिंसा फैल गई। तो वित्तीय संपदा के साथ साथ जो भी सामान था उन सभी का बंटवारा हुआ। जो भी हमारे पास बचा हुआ था, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का कर्मचारी हो गया, रेलवे के कर्मचारी हो गए, उन सभी का बंटवारा हो गया। जो भी हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी वगैरह थी जो पाकिस्तान को देनी थी वो पाकिस्तान को जानी थी, और पाकिस्तान से बात हिंदुस्तान आनी थी। मतलब ऐसी हालत हुई कि कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। कोई परिवार छोटा चाहो वो वहाँ ज़मीन छोड़ के आ गए तो उसका भी बंटवारा, वहाँ उन लोगों ने लूट लिया, इधर वाले वहाँ चले गए, उधर वाले इधर आ गए। तो ऐसा आपस में क्या हुआ, बंटवारा हो गया। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर भी क्या हुआ, बंटवारा हुआ। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा हो गया हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये आपको समझ में आ रहा नहीं है। ऑल द कॉमन थिंग्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सीट्स, फाइनेंशियल असेट्स के नाम पर भी क्या हुआ, डिवाइडेड हुआ। और उसके बाद में गवर्नमेंट एंड रेलवे एम्प्लॉयज़ वर आल्सो डिवाइडेड। जो गवर्नमेंट के और रेलवे के जितने भी थे कर्मचारी वो सब क्या हो गए, विभाजित हो गए। चाहे पुलिस हो गई या आर्मी हो गई, कोई भी चीज़ हो जो पाकिस्तान को देनी थी वो पाकिस्तान को गई, और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान हो। ऐसे उसका भी क्या हो गया, विभाजन हो गया। और धर्म के आधार पर विभाजन के बाद भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया। अब भारत तो बेचारे ने घोषित तो नहीं किया ना कि हम लोग हिंदू राष्ट्र है, हमने तो बोला इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बताता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, पाकिस्तान बन गया मुस्लिम के नाम पर। तो जो मुस्लिम का नहीं है, जहाँ यहाँ पर मैक्सिमम कौन है, हिंदुस्तान हिंदू है, तो हम नाम दे दिया हिंदुस्तान, ये हिंदू राष्ट्र है ऐसे ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके बावजूद भी 1951 में 10 से 12% भारत में क्या थे, आबादी मुस्लिमों की थी। उसके बावजूद ही देखो आप लोग 10 to 12% कौन किसकी आबादी थी, मुस्लिम लोगों की थी। अब ये आप ध्यान दीजिए, अब इंडिया में तो 10 से 12% मुस्लिम लोग थे, और बाद में ये लगभग 15% के आसपास आज एट पर पहुँच गए हैं ये। लेकिन पाकिस्तान में 5-10% जो भी लोग थे, 5 से 10%, और वो घट के क्या हो गए 1% के आसपास आ गए। वहाँ पर तो क्या हो रहा है, माइनॉरिटी इट मीन्स अल्पसंख्यक लोगों को क्या है, मारा पीटा जा रहा है, और हिंदुस्तान में उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और हमारा कंट्री कैसा है, सेक्युलर कंट्री है। अदर रिलीजन को भी क्या करता है, साथ में लेके चलता है, केवल एक रिलीजन को कभी सपोर्ट नहीं करता है। सभी धर्मों को साथ में लेके चलने की बात कौन करता है, इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना समझो आप। तो भारत के सामने प्रश्न क्या थे, अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करें। अब हमारे सामने क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या जो हमारे सामने माइनॉरिटीज़ है, अब उनके सामने क्या करेंगे, कैसा बर्ताव करें, उनके साथ कैसा हमें ट्रीट करें, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए।
तो ये हमारे सामने, लेकिन हमने क्या किया, इंडियन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें मैंने आपको बताया कौन सा, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर 29 और 30, मतलब अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में क्या बोला, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार हमने दे दिए, उनको राइट्स दिया हुआ है धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए। तो हम तो उनको क्या दे रहे हैं, बराबर राइट दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या अभी भी ऐसा कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो अलग अदर जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ से छोड़ के क्या इंडिया में आने को चाहते हैं या वहाँ से दूसरी जगह जाने को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, गलत बर्ताव कर रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक। मुस्लिम लीग का गठन का उद्देश्य क्या था, औपनिवेशिक शासनकाल में मुसलमानों का क्या करना, हित करना था, जो भारत के बंटवारे के रूप में सामने आया। लेकिन भारत में भी बहुत से संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। भाई मुस्लिम लीग तो क्यों बनी, नाम ही पता, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लोगों के लिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाई, एक मुस्लिम लीग बनाई, तो वो तो मुस्लिम की बात करेगी। लेकिन भारत में भी ऐसे बहुत सारे क्या बन गए, संगठन बन गए जो क्या करते थे, भारत को भी क्या बोलते कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। उनकी भी मजबूरी है, ये भी बोल रहे कि आप लोग हिंदू बना, मुस्लिम बन गया पाकिस्तान के लिए, तो हिंदू के लिए हिंदुस्तान, और ये मांग करने लगे। तो ऐसे तो क्या होगा, आपस में टकराव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने कितना 10% के आसपास मुस्लिम लोग थे, 10-12%, तो वो कहाँ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, अल्पसंख्यक, इट मीन्स माइनॉरिटी से खतरे में होगा। ऐसी बात करेंगे तो उनको लगेगा हाँ यहाँ पर भी मारकाट हो सकती है, जैसे पाकिस्तान में हो रही है दूसरे धर्म के साथ में। तो ये आपको जान, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सभी धर्मावलंबियों के साथ क्या किया, समान अधिकार देकर धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया। किसने, जो हमारे संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उन्होंने क्या किया, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर गेव द मैसेज ऑफ रिलीजियस हार्मोनी, धार्मिक सद्भाव, हार्मोनी का मतलब था सद्भाव, बाई गिविंग इक्वल राइट्स टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन के क्या दिया हमने, इक्वल राइट दे दिया। हम तो इक्वल राइट की बात करेंगे, कौन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। इसलिए हमारे संविधान में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, धार्मिक, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है, बाकी मैं यहाँ समझा दूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर कौन सा भाई बताओ, संविधान का भाग नंबर 3 किसकी बात करता है, राइट की बात करता है, फंडामेंटल स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका देर का कौन सा 4 नंबर का जो अधिकार है वो किसकी बात कर रहा है, 4 नंबर का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करा नहीं करा है। तो वहाँ पर हमने क्या बोला, कोई भी धर्म अपने धर्म की मान्यता के अनुसार क्या कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, तो वो हमें अधिकार दे रखा। आर्टिकल नंबर याद रख लो, अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर कौन सा 28, 25 to 28, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, इतना याद रखो। तो हम तो सबको क्या कर रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ पर रिलीजियस हार्मोनी क्रिएट नहीं हो रही है। अब भारत ने क्या किया, नागरिकता को कसौटी धर्म का नहीं बनाया जाना चाहिए। अब हमने बोला कि केवल हम नागरिकता का मतलब क्या है, सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप कैसे मिलनी चाहिए, उसके पीछे का धर्म को केवल आधार नहीं मानना चाहिए। धर्म आधार मानेंगे तो फिर तो क्या होगा, केवल एक ही धर्म के लोग क्या बनेंगे, सिटीजन, नागरिक बनेंगे। धर्म हमारा अधिकार नहीं, धर्म तो हमारा, रिलीजन इज ए पर्सनल प्रैक्टिस या पर्सनल मैटर। तो धर्म क्या हमारा पर्सनल मैटर है। हम लोग कौन है, मानव, तो मानव के साथ मानवता का जैसा व्यवहार होना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे और उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। और हमारे जो यहाँ के लीडर थे, मैक्सिमम लीडर क्या करते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात कर। अभी भी हमारे मैक्सिमम लीडर किसकी बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियन कल्चर या अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में वो लोग कम जानते होंगे या थोड़ा बहुत जानते, जानबूझ के माहौल फैला सकते हैं। तो ऐसे लोग कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं है। बाकी भारत तो क्या धर्मनिरपेक्ष ही है। हम पहले से ही सभी धर्मों को साथ में लेके चलते हैं, हमारी कल्चर ही यही है, धार्मिक सद्भाव, कम्युनल हार्मनी। हम इसकी बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा क्या है, हमारा नारा यही है कि वसुधैव, पूरी पृथ्वी क्या है, हमारी है और पूरी पृथ्वी पर सभी समुदाय हमारे हैं, हम उसके हैं, वो हमारे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी क्या एक परिवार है। तो परिवार में सभी अलग अलग विचारधारा के लोग रह सकते हैं भाई,
जो पृथ्वी पर रह सकते, तो भारत क्या है, छोटा सा पार्ट है। तो हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं, सेक्युलर कंट्री की बात करते हैं। तो आवर लीडर्स वर एडवोकेट ऑफ आइडियल ऑफ सेक्युलर स्टेट, दिस आइडियल ऑफ दियर्स फाउंड एक्सप्रेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इसकी भावना संविधान में अभिव्यक्त हुई है, एक्सप्रेशन हुई है। फिर यहाँ देर का है एक गर्म हवा, एक व्यक्ति का देर का, सलीम नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में देर का है। तो आपको थोड़ा देख लेना, सलीम मिर्जा नाम का एक आगरा में रहता था और वो जूते का उसका व्यवसाय था। बाद में वो क्या पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था, भारत में रह गया। लेकिन कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं कि इसको फोर्स करता है कि तो उनके परिवार वाले के लिए हम दूसरे कंट्री में जाएंगे क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं और हिंदुस्तान हमारा नहीं है। ऐसा करके उनके बीच में क्या है, कहानी गढ़ी हुई, फिल्म दिखा रखी है। इसको आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, समझ लेना है और उसके बाद में इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं। लेकिन आंदोलनकारी छात्र सरकार की बेहतर सुविधा की मांग कर रहे थे और छात्रों के जत्थे में सलीम का बेटा सिकंदर भी शामिल हुआ और ये बार बार अपने ही परिवार में क्या कर गए, ये शरणार्थी के रूप में उन्होंने जीवन जीना पड़ा। तो ये एक अजनबी बन गया तो कुल मिला के, और उनके ज़मीन जायदाद सब लोगों ने हड़प लिया। ऐसी एक कहानी दे रखी है, तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ना। मिर्ज़ा सलीम का फिल्म के अंत में क्या हुआ था, ये जरूर टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, वहाँ जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। फिर यहाँ देखें महात्मा गांधी की शहादत। अब महात्मा गांधी का क्या है, शहादत दे रखी है। अब उन्होंने क्या की, उनको नाम एक क्या लिखा, लेटर लिखा, वो बता रखा है। महात्मा गांधी ने क्या काम किया वो इसमें बता रखा है। अब देख लीजिए यहाँ, महात्मा गांधी कहाँ की शहादत। तो महात्मा गांधी क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न नहीं मनाया, जश्न में वो भाग नहीं लिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला कि भारत एक है, एक रहेगा और भारत माँ के टुकड़े नहीं होने चाहिए। उसके बावजूद भी क्या हुआ, भारत के टुकड़े हो गए। तो महात्मा गांधी आज़ादी में भाग नहीं लिया। तो कलकत्ता के उन इलाकों में डेरे डाले हुए थे जहाँ पर क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ रहे थे, भयंकर दंगे हुए थे। तो सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन में गहरी चोट थी और इसे देखकर उनका दिल टूट चुका था। अहिंसा और सत्याग्रह की जिन सिद्धांतों के लिए वो आज जीवन समर्पित भाव से काम किया, तो नाकाब हो गए उनके। और गांधी जी हिंदू और मुसलमानों को लेकर हिंसा का रास्ता छोड़ दे, ऐसी उनके क्या की अपील की। और कलकत्ता में गांधी जी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर रहे थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे से मनाया। लोग सड़कों पर सोल्लास के साथ में नाच रहे थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। गांधी जी प्रार्थना के माध्यम से एक पीसफुल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे एक बार फिर भड़क उठे और गांधी जी अपने कायम रहने के लिए उपवास पर बैठ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग आपस में मत झगड़िए। गांधी जी ने क्या किया, उपवास कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी दंगे क्या हुए, शांत नहीं हुए। फिर क्या हुआ, तो अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर क्या हुई, हिंसा। क्योंकि दिल्ली में भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हो रहे थे। तो गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमान को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले। वो बोलते थे कि मुस्लिम भी क्या है, हिंदू है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ में रहना चाहिए। उनको भी क्या होना चाहिए, डिग्निटीपूर्ण लाइफ मिलनी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन मिलना चाहिए। कौन बात करे, गांधी जी। तो बराबर का नागरिक माना जाए और बात को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान में आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में गहरा संबंध स्थापित करने की बात कौन कर रहे थे, गांधी जी। लेकिन केवल गांधी जी बात कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर कंडीशन ऐसी नहीं थी। ये गांधी जी बोलने से काम नहीं चलेगा। इधर तो जबरदस्त तरीके से लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने को आतुर हो रहे थे और उसने बाद कि भारत सरकार की पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धता को पूरा नहीं कर रही थी। तो भारत सरकार भी क्या बोल रही है, पाकिस्तान हमें मार पीट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उनको पैसा नहीं देंगे। तो सामने वाला मारेगा पीटा तो हम लोग उनको क्यों सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो गांधी जी को लग रहा था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनवरी 1948 में जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। ये उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। जनवरी कब, 1948 में। कलकत्ता की तरह दिल्ली में भी उन्होंने उपवास की जादुई असर हुआ और सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी आई। उन्होंने क्या, गांधी जी के पास एक ही तरीका, उपवास करने बैठ जाओ, वैश मैं खाना नहीं खाऊंगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो गांधी जी ये खाना नहीं खाऊंगा इस स्टाइल में क्या करते, बहुत सारे लोगों को अपने फेवर में कर लेते थे। ये उनके गांधी जी का एक स्टाइल था, कैसे उनको मूवमेंट को, आंदोलन को अपने फेवर में लेना। केवल मारपीट से नहीं होता कुछ काम प्यार से एक तरीके से होता है। वो तरीका महात्मा गांधी जी को आता था अच्छे से। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी आई और दिल्ली उनके आसपास के लोगों मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे और भारत सरकार पाकिस्तान को उनका दे चुकाने के लिए राजी हो गई। उन्होंने भारत सरकार ने बोला हम पाकिस्तान का जो पैसा हम लोग दे देंगे, लेकिन आप लोग उपवास तोड़िए, उपवास पे नहीं बैठना। तो बहरहाल गांधी जी के कामों में हर कोई खुश
हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय में अतिवादी स्थिति अपनी स्थिति के लिए गांधी जी को दोषी मान रहे हैं। मतलब ये दोनों समुदाय क्या कर रहे हैं कि गांधी जी केवल हिंदू और मुस्लिम की बात करके, भारत पाकिस्तान की एकता की बात करके क्या कर रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम लोग सहमत नहीं है। ऐसे भारत में भी लोग थे और पाकिस्तान में थे, वो गांधी जी को दोषी मानते कि गांधी जी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसा माहौल बन गया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी ने मिलकर जारी रखा और आखिरकार 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया जहाँ हिंदू अतिवादी जिसका नाम क्या था, नाथूराम विनायक गोडसे, महात्मा गांधी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उसकी तरफ चलता हुआ नज़दीक पहुँच गया और उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी की तत्क्षण मार दिया। गांधी जी की हत्या कर दी गई, जिस व्यक्ति का नाम था नाथूराम विनायक गोडसे, और ये अतिवादी था हिंदू। तो वो मानते गांधी जी की वजह से कि हम लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान बन गया मुस्लिम के नाम पर, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट किसका कर रहे हैं, केवल मुस्लिम मुस्लिम करते जा रहे हैं। लेकिन गांधी जी शांति की बात कर रहे थे। तो लेकिन इनको शांति क्या है, कोई एक मारेगा हम 4 मारेंगे, डायरेक्ट उनका ये काम है। तो आप लोग भी गुस्से में आ जाते हैं, तो ये लोग भी गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या, गांधी जी को मार दिया। इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा को का देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी शहीद हो गए गांधी जी। तो ये गांधी जी के बारे में देर का कि गांधी जी की हत्या कर दी। वो देख आगे जो आपका न्यूज़पेपर वगैरह में देर का गांधी जी के बारे में वगैरह, चीफ कमिश्नर ऑफिस न्यू दिल्ली नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेगा। बहुत सारे इसमें न्यूज़पेपर में दे रखा है गांधी जी की डेथ हो गई, ये देख रहे आपको, शूट आउट गांधी जी। तो ऐसा करके ये पहले के न्यूज़पेपर में दे रखा है, हिस्ट्री से रिलेटेड और जो हमारा कंटेम्प्रेरी इतिहास है उसको दिया हुआ है यहाँ पर। एक और कहानी दे रखी क्या, श्वेता ने गौर किया कि जब भी कोई पाकिस्तान का जिक्र छेड़ता है तो उनके नाना जी एकदम चुप हो जाते हैं। श्वेता नाम की लड़की है, वो क्या करती है, कोई बात करती है तो उनके आसपास कोई बात होती है तो जैसे ही पाकिस्तान की बात आती है तो उनके दादाजी नाना जी क्या करते हैं, नाना जी चुप हो जाते हैं। और एक दिन उनको नाना जी के बारे में उन्होंने पूछने का हौसला किया और पूछा कि बताया कि बंटवारे के वक्त उनके लाहौर में लुधियाना आना पड़ा था और उनके माता पिता मार दिए गए। तो श्वेता के नाना जी के बारे में बात चल रही है, तो उनके नाना जी के मम्मी पापा को मार दिया गया। बाद में वो अपने हिंदुस्तान में आते हैं, पनाह देते हैं, और उनको पनाह किसने दी थी, मुस्लिम परिवार ने दी थी। ये कहानी दे रखी है। ऐसा नहीं था केवल हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, कुछ परिवार ऐसा भी थे मुस्लिम हिंदू का सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम का सपोर्ट कर रहे थे, और सिख हिंदू मुस्लिम दोनों का कर रहे थे। ऐसे ही काम चल रहा था। लेकिन खबर क्या फैलाई, गलत खबर फैलाई, समझ में नहीं आ रहा। तो पड़ोसियों की मदद से श्वेता के नाना अपने सगे संबंधियों का ठिकाना ढूंढने में मालूम पड़ा और वो किसी तरह बस बचा के सीमा पार भारत पहुंच गए और आकर उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। इस तरह हिंदू परिवारों और अन्य लोगों की कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को सपोर्ट किया है। ऐसे ही आपकी फैमिली में आसपास आजू बाजू कोई भी फैमिली का है तो उनसे आप कहानियाँ पूछिए। अपने जो आपके ओल्ड एज वाले लोग हैं ना, बुजुर्ग, उनके साथ में आप बैठिए। केवल मोबाइल के चक्कर में टक टक करते एनी टाइम मत करिए। मोबाइल में जितना जरूरत उतना देखो, लेकिन फिर आप उन्हें फैमिली के साथ में अपने बड़ों जो आपके दादाजी है, दादी जी है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ में बैठो, उनसे क्वेश्चन पूछो पहले क्या हुआ था, तब भी आपको रियल में समझ में आएगा कि रियलिटी में क्या हुआ। अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में पहले की बातों को आप जानो तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो उनके पास में क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आपको अनुभव आपको शेयर करेंगे। केवल क्या है, आप लोग उनके पास में जाकर पूछना है, बैठना है उनके साथ, तो उनका भी मन अच्छा रहेगा, तो आपको भी अच्छी नई जानकारी मिलेगी। केवल हर चीज़ आपको यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर पर नहीं मिलने वाली है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी न्यूज़पेपर में आई नहीं, यूट्यूब पर भी नहीं आई है, तो आपको उधर पूछना है, समझना है, तभी आपको क्या होगा, वहाँ से हेल्प मिलेगी। तो धार्मिक आधार पर करुणा और एकजुटता की महत्व को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या है, धार्मिक रूप से एकजुटता और करुणा को, दया को दिखाया गया है। तो ये तो श्वेता की कहानी, उनके नाना की कहानी, वो भारत में आ गए। ऐसे ही लाखों लोगों का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। बंटवारे के टाइम एक दूसरे परिवार को छोड़ के इधर उधर आए। समझ रहे, आपके आसपास भी कोई हो सकता है, ज़रूर कोई न कोई तो होगा। तो उनसे आपको पूछिए और उनके साथ में क्या हुआ था, उनकी घटनाओं को नोट करना सीखिए उधर। तो जैसे आपको माइंड क्या रहेगा, एकदम सिस्टमेटिक। और आपको एग्जाम में ऐसे क्या देने हैं, एकदम एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अपने कहानी के रूप में भी, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यदि बड़े क्वेश्चन आते हैं आंसर का तो ऐसे आपको आंसर राइटिंग करना होता है। तो इतना चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। अब आगे दे रखा रजवाड़ों का विलय। अब रजवाड़ों का विलय में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट देर का है। अब इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। और अब तक आपको जितना भी समझ में आया है
आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट अच्छा है और हमारे माइंड में एकदम सही से सिस्टमेटिक तरीके से आ रहा है, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दूसरा, मैंने एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है, अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। 7th क्लास का, 6th क्लास का, 8th क्लास का वीडियो मैं कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपको लग रहा है कुछ टॉपिक उससे संबंधित है तो वहाँ जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। और अपने यार दोस्तों को, अपने फैमिली से के मेम्बर को, या अपने जो आसपास के जो बच्चे पढ़ते हैं उन सब के लिए 6 से लेकर 12th क्लास तक या उसके बाद में भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सहायता करेगा। और आपका CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपका यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें हेल्प करने वाला। बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। इसके अलावा जो भी आपका कंपटीशन का माहौल रहता है उसमें ये सब्जेक्ट हमारा हेल्प करेगा। तो सोशल साइंस और आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको बहुत सारा काम करने वाला हूँ। कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा नई नई चीज़ों का, और आपका सिलेबस तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग मेरे से जुड़ते रहिए और थोड़ा माहौल बनाइए, कोशिश करिए। आजू बाजू में गाँव के लोग हैं तो अच्छे बच्चों को एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल पाती है, तो वो लोग भी जुड़े, उनको वीडियो दिखाओ, उनको जोड़ो इधर मेरे साथ में, और फिर मैं कंटिन्यू काम करता जा रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? हैप्पी, मज़े से। कोई दिक्कत हो मुझे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, तो उससे मैं आपको वापस रिप्लाई दूंगा। जो भी आप मैसेज करेंगे रिप्लाई ज़रूर आएगा, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं भी इधर करने वाला, अपना पॉलिटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड और सोशल साइंस 10th क्लास तक। ठीक है ना? मस्त रहो और चकाचक काम करते रहो, जितना पढ़ो अच्छे क्वालिटी वाला पढ़ो। बाय, ओके, जय हिंद।